नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वीरपद की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। इस क्लास में हम महिला एवं बाल अपराध निवारण संबंधित विभिन्न अधिनियमों के बारे में पढ़ रहे थे। काफी अधिनियम हमने कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम दहेज निवारण अधिनियम पढ़ेंगे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ध्यान रखना, इस अधिनियम के बारे में एक एक पॉइंट हम करने वाले हैं और आगे आने वाले एग्जाम में एक आध क्वेश्चन इसके बारे में जरूर पूछा जाएगा। अति महत्वपूर्ण अधिनियम है ये, इसलिए इसे जरूर देखना आप पूरा। देखें एक बार किस अधिनियम से संबंधित पॉइंट। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। सबसे पहले ये कब पारित हुआ, क्या हुआ, इससे संबंधित ये ध्यान दें आप। तो सबसे पहले ये पारित कब हुआ? 1961 तो है ही है, लेकिन पारित से संबंधित है 20 मई 1961 को पारित हुआ, संसद में पारित हुआ। और उसके बाद में ये क्रियान्वित, संपूर्ण देश में क्रियान्वित से संबंधित अगर पॉइंट पूछा जाए तो ध्यान रखना आप, ये है जुलाई 1 जुलाई 1961 से संपूर्ण देश में लागू, संपूर्ण देश में क्रियान्वित या लागू, जो भी कहें, क्रियान्वित। इसमें हम काफी पढ़ने वाले कि जैसे दहेज है उसका अर्थ क्या है। जैसे साधारण रूप से हम समझते हैं दहेज का वैसा नहीं है। कोई भी जैसे किसी कोई दहेज में मोटरसाइकिल दी तो वो दहेज हो गया, वो दहेज नहीं है, ये ध्यान रखना आप। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, एक एक पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। संपूर्ण देश में क्रियान्वित हो गया, अब इसमें 2 बार संशोधन हो चुका है। तो ध्यान रखना, इस अधिनियम में 2 बार संशोधन हुए हैं, 2 बार संशोधन हो चुके हैं। कब? एक तो हो चुका है 1984 में, दहेज प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 1984, और एक हो चुका है 1986 में, दहेज प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 1986। ये 2 बार हो चुके हैं संशोधन भी। अब देखना, अब हम विभिन्न इस अधिनियम को पढ़ें, इसके बारे में एक एक डिटेल करें, उससे पहले दहेज का अर्थ जो इस अधिनियम में भी वर्णित है उसका देख लेते हैं। यानी प्रकार, एक तरीके से दहेज कहते हैं ना, उसके प्रकार कौन कौन से, देखो 3 प्रकार है इसके। एक तो होता है स्त्री धन, स्त्री धन। दूसरा होता है उपहार, और फिर तीसरे नंबर पर आता है दहेज। यानी देखो, वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष को दिया जाने वाला जो भी है भेंट है, वो इन 3 भागों में बांटा जाएगा। एक तो होता है स्त्री धन, उपहार, दहेज। तीनों बिल्कुल अलग है, और ऐसा क्वेश्चन भी पढ़ सकता है। कोई भी उदाहरण दे दें कि ये निम्न सामग्री है, इस तरह से अगर ये लेन देन हुआ है तो वो किस में गिना जाएगा, तो उसके बारे में आपको मैं डिटेल में अभी बता रहा हूं। ये आप पहले ये नोट कर ले इतना सा। अब बात करते हैं इन तीनों प्रकारों की विस्तार में। एक तो जैसे अभी मैंने बताया आपको स्त्री धन, एक बताया है उपहार, और एक बताया है दहेज। इन तीनों के बारे में देखो। स्त्री धन क्या है? जो स्त्री को यानी दुल्हन को दिया जाने वाला जो गहने वगैरह है, यानी दुल्हन के लिए आभूषण वगैरह है, गहने हैं, वो सब। और कोई भी जैसे ये रोजमर्रा के सामान वगैरह, वो अन्य सामान आदि ये इसमें है। जो भी है, पेटी वगैरह वो साथ में देते हैं, सब कपड़े लत्ते जितने भी है, आभूषण है, ये बर्तन वगैरह है, ये सब है, सब इसमें है। तो ये स्त्री धन है, ये दहेज नहीं है। ज्यादातर मानते हैं कि देख इतना दहेज दिया उसको, वो भरा पड़ा है, इतना मतलब इतो 250 दिया, वो नहीं है दहेज, वो स्त्री धन है।
उन ठेकरों का ही कर वो लड़को बेचा, यानी वो तो उस दुल्हन के उपयोग के लिए ही है। तो ये तो हो गया स्त्रीधन, वो दहेज नहीं है, निश्चित रहे इस बात के लिए आप। दूसरी चीज उपहार। उपहार क्या है? यानी दूल्हे को व उसके परिजनों को उपहार स्वरूप दी जाने वाली वस्तुएं ये इसमें आते हैं। जैसे कपड़े लत्ते वगैरह करवाते हैं रिश्तेदारों की, और या फिर दूल्हे को गिफ्ट के रूप में कोई अंगूठी वगैरह है, ये इस तरह से वो सब है उपहार में आ जाता है, वो भी दहेज नहीं है, याद रखना। तो ये दोनों दहेज, और ये गैर कानूनी नहीं है, ये दोनों लीगल है। अब यहां पर बात आएगी दहेज की, कि दहेज फिर कौन सा है, और ये जो मैं बता रहा हूं ये है गैर कानूनी। दहेज में क्या है? कोई भी मूल्यवान संपत्ति यानी प्रॉपर्टी हो कोई भी, या फिर रोकड़ रुपए हो, या कोई भी मूल्यवान निधि या प्रतिभूति आदि, ये होता है दहेज। और जो कि कानूनी अपराध है। कानूनी अपराध कौन सा है? ये वाला तीसरे नंबर पर। क्लियर है? और ये दोनों है वो अपराध नहीं है, साधारण रूप से भेंट की जाने वाली वस्तुएं हैं। अब इसमें 2 पॉइंट क्लियर कर देता हूं मैं इस पॉइंट में। एक तो मूल्यवान निधि या प्रतिभूति का अर्थ क्या है इसमें, और इस अधिनियम में भी स्पष्ट वर्णित है ये चीज कि इसका अर्थ वही है, इसका यानी इसकी जगह पर क्या लिखना? मूल्यवान निधि या प्रतिभूति का अर्थ वही है जो आईपीसी की धारा, आईपीसी यानी इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में वर्णित है। इस सब के बारे में, मूल्यवान निधि या प्रतिभूति के बारे में पूरा विस्तार से वर्णित आईपीसी की धारा 30 में वर्णन है। ये सब अगर आ जाए, मूल्यवान निधि या प्रतिभूति का अर्थ आईपीसी की किस धारा में वर्णित है, तो धारा 30 में वर्णित है। एक तो ये देख लेना, कोई भी मूल्यवान वस्तु वगैरह हो या संपत्ति हो, प्रॉपर्टी हो, जमीन जायदाद हो, सब इसमें शामिल आ जाता है, A to Z। चाहे कोई भी हो, मकान हो, कोई प्लॉट हो, ये सब इसमें शामिल आ जाता है। तो ऐसा अगर कोई भी देते हैं तो वो किस में आएगा? दहेज। अब बात आती है कि अगर कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि किसी ने कोई भी जैसे प्लॉट वगैरह दिया अपने बेटी के विवाह के बाद में उसके ससुराल वालों को, तो वो तो दहेज श्रेणी में आ गया। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं तो उपहार दे रहा हूं, तो क्या वो कानूनी रूप से लीगल हो जाएगा? उस टाइम उस मतलब लड़की के पिता की वैल्यू देखी जाएगी, उसकी आर्थिक स्थिति देखी जाएगी। अगर कोई भी लड़की का पिता है करोड़पति है और वो छोटा सा प्लॉट है 2-4 लाख का अगर दे देता है और वो करोड़पति अरबपति है, तो वह उसे उपहार ही माना जाएगा। अब बेचारा कोई एक गरीब व्यक्ति है, साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से है, और वो लाखों रुपए के प्लॉट देता है या कोई भी ऐसे उपहार देता है, तो वो दहेज की श्रेणी में आएगा। और ये भी स्पष्ट वर्णित है, यानी यदि उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर देखा जाएगा कि वो उपहार देने लायक है कोई भी चीज, और उसकी स्थिति यानी कोई भी छोटी मोटी कपड़े लत्ते हैं, अंगूठी वगैरह, ये तो कोई भी उपहार दे सकता है, लेकिन दहेज इसमें शामिल नहीं है। आप समझ गए होंगे जो भी मैं बताना रहा हूं, ये नोट डाउन कर लें। अब इस अधिनियम की सभी धाराओं के बारे में बात कर लेते हैं। इस अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इस अधिनियम में कुल 10 धाराएं हैं। अलग अलग अध्यायों में विभाजित नहीं किया गया है इसको, सिर्फ धाराओं में 10 धाराएं हैं, इसलिए इन्हें तो पढ़ना पड़ेगा और काफी महत्वपूर्ण भी है ये अधिनियम, इसलिए इन 10 धाराओं को शॉर्ट में समझते हैं। देखो आप,
और महत्वपूर्ण है बहुत, इसलिए ये पॉइंट देख लेना आप एक एक। तो धारा 1, जैसा कि मैंने बताया था, धारा 1 में है, सब में क्या होता है, संक्षिप्त नाम होता है। यह है संक्षिप्त नाम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, यानी अधिनियम का संक्षिप्त नाम आ गया, ये हो गया क्लियर। अब धारा 2, धारा 2 में क्या है वो देखो, यह है इसका अर्थ, यानी दहेज का अर्थ, दहेज का अर्थ, परिभाषा वगैरह। अर्थ और परिभाषा वैसे एक तो मैंने अभी बताई थी आपको, तीनों अलग अलग विभाजित किया गया है, तीनों में मैंने बता दिया आपको, लेकिन फिर भी दहेज का जो, दहेज की परिभाषा जो कि गैर कानूनी है, गैर कानूनी जो दहेज है उसकी परिभाषा क्या है वो आप समझे शॉर्ट में। इसमें है जैसे कि कोई भी मूल्यवान निधि या प्रतिभूति, यानी धन वगैरह है, वो यानी वर पक्ष द्वारा, जो खुद दुल्हा है उसके द्वारा या फिर उसके परिवार वालों के द्वारा, वधू पक्ष और उसके परिवारजनों और उसके कोई भी प्रतिनिधि करने वाला कोई भी व्यक्ति है, उसको अगर कभी भी, चाहे विवाह के समय हो, विवाह से पूर्व हो या फिर विवाह के बाद हो, कभी भी ऐसे मूल्यवान निधि का आदान प्रदान किया जाता है तो वह दहेज की श्रेणी में गिना जाएगा। चाहे कोई भी व्यक्ति, इसमें एक एक साथ दे दिया, चाहे विवाह के समय हो, उसी समय दिया गया, या उससे पहले हो गई हो डील, पहले दे दिया है, या उसके बाद हुआ हो, कभी भी हुआ हो दहेज से संबंधित लेन देन, या फिर खुद दुल्हा गया हो या दूल्हे के माता पिता गए हो, रिश्तेदार गए हो, परिवार कोई परिजन गए, या कोई भी यार दोस्त रिश्तेदार कोई भी, क्या ऐसे में कोई किसी भी कोई चालू आदमी को आगे कर देते हैं कि चाहो बीच में नाम भी नहीं आएगा और एडजस्ट हो जाएगा, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, सब के सब लपेटे में आएंगे। इसके अंतर्गत यह है दहेज के अर्थ और परिभाषा में एक एक पॉइंट शामिल कर लिया गया है, दोनों पक्षों में से चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो ये हो गया दहेज का अर्थ। अब धारा 3 में इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि दहेज का अर्थ ये है, इसमें बताया गया है दहेज का लेन देन अपराध है, दहेज का लेन देन अपराध है। ये हो गया दहेज का लेन देन अपराध है, और अपराध के लिए सजा कितनी है तो उसके लिए देख लें, सजा हुआ जुर्माना वो कितना है, 5 वर्ष की सजा और 15,000 रुपए जुर्माना। ये देख लें, दहेज का लेन देन अपराध है, और ये अपराध अगर किया जाता है तो 5 वर्ष तक की सजा और 15,000 रुपए जुर्माना। मैं सिर्फ दहेज लेन देन की बात कर रहा हूं, दहेज के लिए अगर उत्पीड़न होता है उसके लिए और धाराएं लग जाएगी और सजा बढ़ जाएगी। सिर्फ रुपए का लेन देन हुआ है, दहेज लिया है तो सिर्फ उसके लिए है, उस पर अत्याचार किया है, वहां से लगाकर कई बार दहेज प्रताड़ना के चलते उस महिला की, उस दुल्हन की मृत्यु तक हो जाती है प्रताड़ित होते होते, तो उसके लिए सजा का प्रावधान अलग है, जो कि मैं आईपीसी में वर्णित है, मैं बताऊंगा अभी आपको। आईपीसी की धाराएं भी इससे दहेज से संबंधित है, वो भी करवाऊंगा अभी। ये हो गया। उसके बाद धारा 4, धारा 4 किससे संबंधित है, सिर्फ दहेज की मांग करने पर, दहेज की मांग करने पर, दहेज सिर्फ मांग लियो कि हाँ दहेज चाहिए और शिकायत कर दी तो भी सजा का प्रावधान है 6 माह से 2 वर्ष तक। दियो नहीं है, इसमें तो दहेज दे दिया, धारा 3 के अंतर्गत जब दहेज दे दिया जाता है मजबूर होकर और फिर शिकायत की जाती है तब है ये, और यहाँ पर तो सिर्फ मांगा है कि हाँ साहब दहेज सही जमा है तो आ जाओ, सिर्फ इतने में ही लपेटे में आ जाएंगे, सिर्फ मांगने पर ही। और जुर्माना 10,000 रुपए, 10,000 रुपए जुर्माना है अगर सिर्फ मांग करने पर, और दहेज लेने और देने पर तो वहां पे 15,000 रुपए, ये हो गया, और 5 वर्ष तक की सजा। अब इसमें धारा 4 में एक और धारा जोड़ी गई 4क, इसमें क्या है, इसको जोड़ा गया क्योंकि कई बार आपने देखा होगा दहेज से संबंधित है प्रचार बहुत ज्यादा होता है कि उसने 5 लाख का दहेज दिया या लिया,
क्या भाई 11 लाख टीका में दिया, 11 लाख दहेज लिया, ये कई बार आता है और विज्ञापन में अखबार में भी आता है और सोशल साइट्स पर बहुत ज्यादा चलता है कि इतना सारा दहेज दिया ये वगैरह। इससे क्या है कि इस दहेज प्रथा को और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा आगे बढ़ती है कि हाँ उसने भी दिया हम भी देंगे या हम भी लेंगे, कोई भी ऐसा होता है। तो अगर इस तरह का किसी ने विज्ञापन कर दिया कि हाँ उसने लिया, कितना अच्छा हुआ, ये हुआ, अगर उसकी बढ़ाई कर दी किसी ने कितना भी चाहे लिया हो, तो यहाँ पे गैर कानूनी कर दिया धारा 4 क में विज्ञापन पर पाबंदी। विज्ञापन पर पाबंदी, दहेज से संबंधित कोई भी नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा। हाँ पॉजिटिव रूप से तो कई बार आता है, अखबार में भी आया हुआ है कि किसी ने जैसे 11 लाख टीके में दे रहे थे सगाई के समय तो वो वापस दे दिए और एक मिसाल कायम की संपूर्ण समाज में। तो ये तो एक ये पॉजिटिव एडवर्टाइजमेंट है और ऐसा होना चाहिए। बाकी सबको एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है कि हाँ देखो इसने कितना एक मिसाल कायम की, हम भी ऐसा करेंगे, सबको ऐसा करने का मौका मिलता है। नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए कि हाँ बहुत अच्छा किया इसने, ऐसा नहीं होना चाहिए अगर दहेज लेन देन होता है तो। ये हो गया धारा 4 क। अब धारा 5 ये भी साथ में देख लें यहीं पर, धारा 5 ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ये देखो धारा के साथ साथ ये तथ्य भी याद रखना, धारा तो याद रखनी ही है लेकिन तथ्य एक एक पॉइंट, जैसे कि एक क्वेश्चन साथ साथ में धारा भी कर लेते हैं और क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। तो आप बताएं दहेज के लिए करार कितना होगा? करार का मतलब यहां पर इसका अर्थ है कि न्यूनतम कितने तक हो सकता है। क्या 10,000 रुपए तक दहेज दिया जा सकता है, 50,000 तक, 1 लाख तक, कितने रुपए तक दहेज दिया जा सकता है, ये इसमें है धारा 5 में। तो ध्यान रखना अगर ऐसा आ जाए कि इतने रुपए तक दहेज दिया जा सकता है, वहां पर ऑप्शन में 4 हो तो जो शून्य होगा वही सही है। दहेज के लिए करार शून्य होगा, यानी दहेज लेना देना पूरा खत्म ही है। अगर कुछ है तो उपहार के रूप में वो दिया जा सकता है, जो मैंने बता दिया है, पहले ही क्लियर कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, पहले क्लियर कर चुका हूं मैं वो। तो दहेज के लिए करार कितना शून्य होगा, यानी दहेज लेन देन ऐसा नहीं कि मैं तो 10,000 मांगे, सही में कहीं है ये, मैंने तो 50,000 मांगे थे सिर्फ, तो चाहे 5 रुपया मांगे तो दहेज शब्द आ गया है, मतलब वो गैर कानूनी है, यानी शून्य। 1 रुपया है मांगा है तो भी सजा होगी, ये बात है कहने का मतलब। ये धारा 5 हो गई। अब बाकी के 5 धाराएं भी करते हैं, पहले ये स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे की कुछ धाराएं कर लेते हैं। 5 तक हमने कर लिया, अब धारा 6। धारा 6 इसके तहत क्या है वो देखो। पहला पॉइंट है दहेज का उस महिला यानी पत्नी जिसका विवाह हुआ है, पत्नी और उसके बच्चों के लिए, उसके बच्चों के लिए फायदा होना, फायदा होना मतलब दहेज का लेन देन जब अपराध है तो फिर दहेज का फायदा पत्नी और बच्चों को किस प्रकार से, तो वो देखें। जब दहेज का लेन देन हो चुका होता है, उसकी शिकायत भी हो जाती है, उसके बाद की बात की जा रही है यहां पर। उसके बाद क्या होगा, जैसे उस महिला ने शिकायत कर दी और जो दहेज की रकम है वो तो वैसे लौटानी ही पड़ेगी उनको, ससुराल पक्ष को, यानी अगर सजा भी होगी, जैसे दहेज की शिकायत हो गई उसके बाद में सजा तो होगी जो पहले अभी कहा है, उसके अलावा जो दहेज की मूल रकम है वो भी वापस लौटानी पड़ेगी। अब किस स्थिति में, तो दहेज का एक तो या तो उसी पियर पक्ष को लौटाई जाएगी और पियर पक्ष को नहीं लौटाई जाती है तो उस स्थिति में उस पत्नी और उसके बच्चों के लिए, उसके बच्चों के लिए, पत्नी और बच्चों के लिए फायदा होगा, यानी उस पत्नी के नाम से चाहे एफडी वगैरह हो, वो उसकी इच्छा से, उस महिला की इच्छा अनुसार वो रकम खर्च की जाएगी, चाहे वो उसके खुद के लिए हो या फिर वो अपने पियर पक्ष वालों को वापस देना चाहे। और इस स्थिति में इसी धारा में ये वर्णित है कि दहेज की जो रकम है
दहेज की राशि या दहेज की रकम 1 वर्ष के भीतर लौटानी पड़ेगी, 1 वर्ष के अंदर लौटानी पड़ेगी। ये भी इसी में है, जिस दिन दहेज लिया या दिया गया हो उस दिन से, यानी एक तो विवाह, ध्यान रखना, अगर ऐसी कोई भी डेट ये नहीं है पता तो वो है विवाह के 1 वर्ष के अंदर, विवाह के 1 वर्ष के अंदर वो लौटानी पड़ेगी। या फिर जैसे कई बार ऐसा होता है कि विवाह के से साल भर बाद में या 8-10 महीने बाद में वो दहेज है उसका लेन देन होता है, फिर तो जिस दिन दहेज का लेन देन हुआ है उस दिन से 1 वर्ष के अंदर वह रकम वापस लौटानी पड़ेगी, ये भी ध्यान रखना। और ये महिलाओं से संबंधित भी है, ध्यान रखना। एक पॉइंट और अभी बताऊं, क्योंकि 1 वर्ष के अंदर अंदर शिकायत करना भी आवश्यक है। दहेज जिस दिन लिया दिया गया हो और उसके 1 वर्ष तक अगर शिकायत नहीं जाती है तो वो मामला रफा दफा हो जाता है, ये भी मैं अभी बताऊंगा आपको आगे। एक तो ये हो गया। अब अगली धारा देखो, धारा 7, इसमें है अपराधों का संज्ञान। अपराधों का संज्ञान वह किस प्रकार से, वो देखो सीआरपीसी पढ़ा होगा, सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता। इसमें देखो है क्या, इसमें पहले हम पढ़ चुके हैं शुरुआती वीडियो में, और मैं वापस थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि इसमें क्या होती है, जांच प्रक्रियाएं होती है 2 पक्ष में, दोनों पक्ष में होती है, यानी एक पीड़ित पक्ष एक आरोपी पक्ष, दोनों से संबंधित प्रक्रियाएं होती है, दोनों के बारे में संपूर्ण जांच होती है, पूछताछ होती है, दोनों का बैकग्राउंड देखा जाता है क्या है, क्योंकि और इसमें काफी हद तक महत्वपूर्ण है ये सीआरपीसी। क्यों? क्योंकि दहेज के मामले में कई बार सुना होगा आपने, अखबारों में भी आता है कि फर्जी केस आ जाता है। ऐसे में क्या है, वह सिर्फ आपसे दुश्मनी निकालने के लिए भी कई बार ये मुकदमा ठोक देती है। ऐसे में क्या होता है, ये लगभग तो सही होते हैं, लेकिन कुछ एक कह सकता हूं, चाहे वो 5-10% ऐसे केस भी आ जाता है जिसमें कि ये फर्जी हो जाते हैं और सिर्फ घरेलू बहस के चलते ही ये मुकदमा दर्ज हो जाता है। ऐसी स्थिति में दोनों के बैकग्राउंड के बारे में और दोनों की सत्यता के बारे में दोनों ओर से प्रक्रियाएं की जाएगी। तो सीआरपीसी के नियमानुसार कार्रवाई या वो जो सीआरपीसी के नियम है वो इसमें लागू होंगे। वो ये हो गया धारा 7। अब अगली धारा 8, ये किससे संबंधित है, धारा 8, इसमें क्या है, कुछ अपराधों का संज्ञेय होना। संज्ञेय का अर्थ होता है संगीन अपराध, संज्ञेय होना, या कुछ अपराधों का जमानती होना या अजमानती होना, और कुछ अपराधों का अक्षम्य होना। मतलब ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि अपराध, एक तो जैसे साधारण सा लेन देन किया है, दहेज का रुपए का लेन देन कर दिया, वो तो ठीक है, जमानत देने लायक तो है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि प्रताड़ित करते हैं उस महिला को, टॉर्चर करते हैं, और कई बार अखबारों में आता है कि महिला को जिंदा जला दिया जाता है, इतनी प्रताड़ना की जाती है, वो शारीरिक रूप से पूरी उम्र के लिए वो अक्षम हो जाती है। ऐसे मामलों में वो संज्ञेय होते हैं, गैर जमानती होते हैं और अक्षम्य होते हैं। अक्षम्य का अर्थ होता है जिनको क्षमा नहीं किया जा सकता, वो ऐसे अपराध में शामिल है, ध्यान रखना ये चीज। अब इसी में धारा 8 में, और जैसे इसमें एक और पॉइंट धारा 8 में कि शिकायत है, दहेज की शिकायत जो अभी मैंने बताया है, दहेज की शिकायत 1 वर्ष के अंदर की जानी चाहिए, 1 वर्ष के अंदर की जानी चाहिए। ये हो गया। अब धारा 8 में ही एक और भाग है, धारा 8 ख।
धारा 8 ख, इसमें क्या है वो देखें आप। धारा 8 ख में दहेज प्रतिषेध अधिकारी, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति, अधिकारी की नियुक्ति, ये हो गया। ये धाराएं स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में आगे करते हैं कि दोनों धाराएं पढ़ लेते हैं। देखो धारा 9 और धारा 10 दोनों में नियम बनाने की शक्ति है, यानी इससे संबंधित कोई भी नया नियम या प्रावधान है तो नियम या प्रावधान बनाने तथा कोई भी अधिसूचना जारी करने की केंद्र सरकार की शक्ति, यानी केंद्र के पास इससे संबंधित नियम बनाने की, कोई भी नया प्रावधान जोड़ने की और अधिसूचना जारी करने की शक्ति है। धारा 9 इसी अधिनियम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 9 के तहत। और धारा 10 इसमें क्या है, राज्य सरकार की शक्ति, राज्य की शक्ति, वही सेम नियम बनाने की प्रावधान संबंधित कोई भी, क्योंकि राज्य अनुसार अलग अलग एनवायरमेंट होता है, उस राज्य की अलग अलग सिचुएशन होती है जो भी, तो उसके अनुसार वो राज्य की परिस्थितियों को देखते हुए ये नियम बना सकता है धारा 10 के तहत। ये दो धाराएं होगी, तो यानी पूरी ये तो हो गई। अब बचिए आईपीसी की कुछ धाराएं जो दहेज से संबंधित महत्वपूर्ण है। कुछ 5-7 एक ऐसी है धाराएं जो कि दहेज से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण है, आईपीसी की, भारतीय दंड संहिता की धाराएं, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो देखो आईपीसी की धारा, ये जो है सब आईपीसी की धाराएं मैं बता रहा हूं, आईपीसी की धाराएं जो कि दहेज से संबंधित है। तो सबसे पहले आईपीसी की धारा 304 ए, इसमें क्या है, दहेज प्रताड़ना के कारण महिला की मृत्यु से संबंधित या मृत्यु होने पर सजा का प्रावधान, मृत्यु होने पर सजा का प्रावधान क्या है, कितना है, वो इसी के एक भाग में बताया गया है आईपीसी के ही अगली धारा 304 बी में। यानी ऐसी स्थिति में, यानी इसमें ऐसी स्थिति में यानी मृत्यु होने पर 7 वर्ष से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान, ये 304 बी कहें, ख कहें, 2 कहें, एक ही बात है। इनमें 7 वर्ष कम से कम और अधिकतम उम्र कैद, यानी कम से कम इसलिए वो उस महिला की मृत्यु की परिस्थितियां देखी जाएगी कि ये कितने जिम्मेदार है, जो भी ससुराल पक्ष है या दहेज प्रताड़ना के लिए जो भी जिम्मेदार है वो किस हद तक जिम्मेदार है, वो देखते हुए ये सजा का निर्धारण किया गया है। उसके बाद में आईपीसी की धारा 306, इसमें क्या है, दहेज प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या करने से संबंधित है। दहेज प्रताड़ना के कारण आत्महत्या करने पर 10 वर्ष की सजा का प्रावधान। ये हो गया 306 के तहत। अब एक 498 में और उससे पहले 406 में भी है आईपीसी की धारा, कौन सी, 405 और 406। इन दोनों के तहत क्या है, दहेज का
सामान कब्जे में लेने पर जो भी प्रावधान है वो इसमें शामिल है, इन दोनों में। दहेज का सामान कब्जे में लेने पर इससे क्या मतलब हुआ कि वो दहेज जो आपका क्या मतलब है, दहेज और सामान, दहेज का सामान जो भी है, ये कूलर फ्रिज वगैरह, ये कई बार ये कब्जे में ले लेते हैं ससुराल पक्ष वाले के पास, देवाई को नहीं तो 405 और 406 है। ठीक है। अब 498 क कहें, ये अ कहें या ए कहें या ए कहें, जो भी है, तो 498 क में क्या है, दहेज के कारण जो निर्ममता होती है या उत्पीड़न होता है, उत्पीड़न व निर्ममता, जो भी निर्दयता की जाती है, संबंधित प्रावधान दहेज के कारण उत्पीड़न व निर्ममता संबंधित प्रावधान 498 क में भी है। अब 3 धाराएं और रही है छोटी सी, ये लास्ट स्लाइड है, उसके बाद में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। ये लिख लें एक बार। अब जो 2-3 और है वो देख लेते हैं। तो आईपीसी की धारा 506, आईपीसी की धारा 506, इसके तहत क्या है प्रावधान, वो देखो। धारा 506 में इसमें है विवाह से पूर्व हो या बाद में दहेज के लिए धमकी देना, तब कौन सी धारा लगेगी, 506। और इसी के बाद है धारा 507। यही धमकी अगर लिखित में है तो धमकी लिखित में देना, लिखन दे दियो, दहेज देना ही होगा। ऐसी किसी भी प्रकार की धमकी लिखित में देने पर 507 धारा लगेगी। तो ये दहेज से 509 वो लज्जा भंग से संबंधित हो जाएगी, दहेज से रिलेटेड थोड़ा कम ही उसमें। और वैसे में आईपीसी की जितनी भी धाराएं हैं महलाओं से संबंधित, जो महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करती है, ऐसी सभी धाराओं को मैं लिखवाऊंगा एक एक करके। कब ये कुछ अधिनियम है और अभी 5-7 अधिनियम ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में ये सभी धाराओं को मैं लिखवाऊंगा, एक वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। महिलाओं से संबंधित आईपीसी की धाराओं को ये भी करवा दूंगा क्लियर, जो भी है। ठीक है, ये करें पहले। इस प्रकार से ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है वो कंप्लीट हुआ। जो भी पॉइंट थे, तथ्य थे, परीक्षा से संबंधित उपयोगी पॉइंट थे, वो पूरा करवा दिया मैंने आपको। इससे अधिक भी और जानकारी चाहिए तो मैं पूरा जो अधिनियम है वो उसकी पीडीएफ फाइल है, मैं टेलीग्राम चैनल पर दे ही रहा हूं, प्रति एक अधिनियम की इसके भी दे दूंगा। अब अगले वीडियो में हम करने वाले समान वेतन का अधिकार, जो समान पारिश्रमिक अधिनियम है 1976, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। महिलाओं को भी पुरुष के समान पारिश्रमिक दिया जाए, उससे संबंधित अधिनियम है वो अगले वीडियो में करूंगा। ठीक है, कंटिन्यू बने रहें वीरपद के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।